अब आपके चैप्टर को शुरू करते हैं। अब आपकी केमिस्ट्री, किसी को कुछ भी क्यूरोसिटी है कि मैम ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, या आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज है, तो आई एम ओके टू सेटिस्फाई योर नॉलेज। हमारा चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी में, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्लास 9th में आपने ये पढ़ा है सीबीएसई में, और क्लास 8th में आपने पढ़ा है आई थिंक आईसीएसई में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मुझे नहीं पता आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। मैं आज जरा सबको बराबर करती हूँ, क्या सीबीएसई, क्या आईसीएसई, और क्या कोई स्टेट बोर्ड वाला बच्चा। ठीक है, मेरा एक सवाल है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या था? आप सबको पता है रदरफोर्ड क्या था। सेंट्रल में हेवीली डेंस कॉम्पैक्ट बॉडी, जिसका चार्ज पॉजिटिव, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रिजाइड करते हैं। आई होप आप मेरे साथ रेजोनेट कर रहे होंगे। और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, हाँ या ना? ये है रदरफोर्ड। दिस इज न्यूक्लियर पार्ट, दिस इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, न्यूक्लियर पार्ट डेंस हैवी कॉम्पैक्ट, सारा वजन एटम का इसमें घुसा हुआ है, और बाकी सारा एटम हॉलो है, लिटरली हॉलो है, और उसमें वेरी लाइट पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। ये आपको रदरफोर्ड क्लास 9th में, 8th में, जिस मर्जी क्लास में पढ़ा के भेजा गया। दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन। माई क्वेश्चन इज टू एवरीबडी, हो सकता है आप लोग सही भी दे दे, मतलब मैं वैसे ही कह रही हूँ, ज्यादातर बच्चे गलत देंगे। अगर इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तो हाइड्रोजन हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करना है तो कौन से कलर की पोजीशन दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आइडियल होगी, मुझे बताइए। रेड तो मेरा मेन इलेक्ट्रॉन है, वेयर आई एम फोकसिंग, दिस इज माय 1 इलेक्ट्रॉन। येलो, ब्लू और पिंक, कौन सी पोजीशन पे दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा हो, रोटेट कर रहा होगा? रुक जाओ, पहले पीछे के 5 बच्चे भी, नाम नहीं याद हुआ इसलिए धीरे धीरे, तो मैं तुम्हें प्रथम ही बोलती रहूंगी, बहुत दिन बाद तुम्हारे नाम पे आऊंगी जी। एनी 5 ऑफ यू? यस, पर्पल वाला है जिसको मैंने पिंक बोला है, ये सॉरी माय बैड, मेरा थोड़ा कलर का दिक्कत है, मैं मतलब पर्पल वायलेट मुझे समझ नहीं आता, आई एम सो सॉरी। सो दिस इज वाई, दिस इज द प्लेस जहां दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा। क्यों, रीजन क्या, गेस था? यस, लॉजिक यही है। क्यों आपको ऐसे दिखाया गया है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे, ये आंसर सही नहीं है वैसे, कॉन्सेप्ट सही है, क्योंकि कहीं से कॉन्सेप्ट सही है इसलिए बात कर रही हूं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रॉन वो भी नेगेटिव चार्ज। फिर इससे मैंने यस इसलिए बोला कि इस बच्चे को ये पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। मैं तो नेगेटिव रिपेल ईच अदर, तो एटलीस्ट सबसे दूर रहेंगे, फारदेस्ट पॉसिबल। हाँ जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, अगर हम रदरफोर्ड के क्लासमेट होते, बैचमेट होते, उसका रिसर्च नोबेल प्राइज मिला, अगले को बैठ के डिस्कस कर रहे होते, बताना यार क्या है एटम, ये येलो, बचाई क्या है, फिर येलो है, रॉन्ग। लॉजिक क्या है येलो के पीछे? एक सेकंड, तीनों गलत है जो आपके सामने, इन दो पोजीशन गलत है। यस, आराम से, तीनों ही नहीं है। मैं क्यों कॉन्फिडेंट थी तुम लोग गलत दोगे, बिकॉज मुझे पता है तीनों नहीं है। बेटा फिर है क्या रदरफोर्ड, 9वीं 10वीं कक्षा? हाँ बोलो बच्चा। रदरफोर्ड ने क्या दिया? रदरफोर्ड की एग्जैक्ट लाइनें बताती हूँ। सेंटर में एक हाईली डेंस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, जिसको आप कहते हो न्यूक्लियस। उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट। ईच इलेक्ट्रॉन हैज डिफरेंट ऑर्बिट। ये लाइन नहीं बोल रखी, लेकिन ये बता रखा है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स। के बाद एक शब्द पक्का दिया होगा, लाइक प्लैनेटरी सिस्टम। रदरफोर्ड को प्लैनेटरी सिस्टम से पढ़ाया जाता है बचपन से, 5वीं 6ठी क्लास से स्कूल में बड़े बड़े चार्ट बनवाते हैं प्लैनेटरी सिस्टम के। मार्स, वीनस, मरकरी, सबके अलग अलग ऑर्बिट्स बनाते हो कि नहीं? अर्थ जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, क्या घूम रही है, क्या उसी में वीनस है या उसी में मरकरी है? नहीं ना, हर प्लैनेट का जब ऑर्बिट अलग है तो हर इलेक्ट्रॉन का भी ऑर्बिट अलग है। इसीलिए मेरी तीनों पोजीशन गलत थी, बनाई मैंने तीनों गलत थी। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा तो ये, तीसरा आएगा तो ये, चौथा आएगा ये, 5वां आएगा ये, एंड सो ऑन। ये था रदरफोर्ड कि 10th क्लास के एंड के हिसाब से कोई भी बोर्ड हो, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछूं तो आप मेरे को देते हो 2, 8, 1।
ये चैप्टर की जिस दिन आखिरी क्लास होगी उस दिन आप मेरे को दोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। कुछ बोर्ड्स में ये करा देते हैं एंड में ले जाके। तो सबसे पहली क्यूरियोसिटी हमारी ये कि पढ़ना कैसे है, साइंटिस्ट की तरह सोचना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है। इस टॉपिक को नोट करें या ना करें, इट्स फॉर योर नॉलेज। इसके बिना चैप्टर में घुस नहीं सकते। मेरी सजेशन है इस टॉपिक को नोट करने के बजाय जिसका मन करता है नोट करने को कर सकता है, मेरे साथ अटैच्ड रहिए और मेरे साथ इन्वॉल्व होइए। राइट, जो छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस पूछूं अब आंसर आने चाहिए। ये टॉपिक आपने किसी भी जगह नहीं पढ़ा हुआ। दिस इज बिगिनिंग ऑफ चैप्टर 2, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो 10th के बाद पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी चीज आप लोगों को ये पता है, एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं। राइट, आई होप सबको पता है क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। थोड़े टाइम बाद पता चलेगा ये 3 नहीं है, ये 27 हैं। There are 27 subatomic particles till today, pi mesons, neutrino, positron, बहुत सारे नाम आएंगे अभी, बहुत सब कुछ आने वाला है आपके पास। बट एनीवेज वो थोड़ी फिजिक्स भी जिम्मेदारी लेगी इसकी, थोड़ी केमिस्ट्री लेगी। आप सबको पता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तभी तो रदरफोर्ड बना। आपको स्टार्ट करा दिया रदरफोर्ड से। आप सोच के देखिए सबसे पहले कैसे पता चला रदरफोर्ड को भी इलेक्ट्रॉन कहां से आया। दिस डिटेल वॉज मिसिंग फ्रॉम योर 10th, 11th, 9th, 11th में भी एनसीईआरटीज में नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है, इवैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। इवैल्यूएशन माने नंबर, ये एग्जाम का सिलेबस नहीं है, ये नॉलेज है और वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। इट इज फॉर योर नॉलेज, जो कि जरूरी है। अब सबसे बड़ी चीज, किसी को रदरफोर्ड से भी पहले कैसे पता चला। रदरफोर्ड ने तो सारी डिस्कवरीज के बाद आके बता दिया भाई क्या होता है एटम। वो भी जर्नी हम अगली क्लास में लेंगे कि रदरफोर्ड से पहले थॉमसन का वो वाटरमेलन मॉडल या पुडिंग मॉडल आपको कराया गया होगा, उससे पहले भी कुछ कुछ चीजें कराई गई होंगी, वहां हम अगली क्लास से पहुंचेंगे। ये सारे पैदा हुए रदरफोर्ड या जे थॉमसन पुडिंग मॉडल, ये सारे एटम के मॉडल्स तब निकल के आए जब किसी ने ये बता दिया एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन 3 चीजें हैं। वो किसी ने कौन थे और वो डिस्कवरीज क्या थी, आज सिर्फ उसको अब क्विकली क्लोज करके क्लास क्लोज करेंगे। आप ये सोच के देखिए एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, ये बात अनाउंस करने कौन साइंटिस्ट आए थे। एटम इज द स्मॉलेस्ट, डेल्टन। तो अब डेल्टन के पास पहुंचते हैं और 30, 40, 50 साल पहले, कि डेल्टन ने कहा सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी मैटर का कौन है, एटम। उससे पहले इंडियन ऋषि मुनीज ने इसको ऑलरेडी एक नाम दे दिया था, परमाणु। बट तब तक कोई जर्नल्स छापने का, कोई पेपर देने का तरीका नहीं होता था। तो जब इंटरनेशनल काउंसिल सेटअप हुई, देन डाल्टन प्रेजेंटेड हिज मॉडल, जिसको हमने एटम, जिससे पहली बार टर्म कॉइन हुई एटम। तो एटम क्या है, हर मैटर का, इस पेन का, इस वॉच का, आपके टेबल का, आपकी बुक का, हर चीज का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है आपके लिए, एटम। तोड़ते जाओ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से और छोटा आखिरी क्या है। अचानक एक दिन साइंटिस्ट जे थॉमसन और उनकी टीम, अब कहीं पर एक एक्सपेरिमेंट को ये बेचैनी थी, मुझे देखना है एटम को तोड़ के उसके अंदर क्या है। तो ये आखिरी एक्सपेरिमेंट है, पहला एक्सपेरिमेंट है आज के लिए, बस आज इसी एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। तो ये सोचिए आप और मैं वही साइंटिस्ट हैं, चलते हैं लैब में। लैब में गए, हमने क्या किया, कांच की डिस्चार्ज ट्यूब, बड़े सॉलिड ग्लास की एक डिस्चार्ज ट्यूब, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, ट्यूबलाइट जैसी होती है। बस ये जो ट्यूबलाइट्स होती है अपने घर में, थोड़ी और मोटी समझ लो, ये करीबन इतनी मोटी, ताकि मैं इसमें देख सकूं। तो बिल्कुल कांच की एक बहुत मोटी डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर ये मेटल कॉपर, उसकी एक इलेक्ट्रोड, उसकी एक रॉड या प्लेट लगाई, एक कनेक्टिंग वायर से इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, और दूसरी साइड सर्किट में यहां पर एक और इलेक्ट्रोड लगाई, जो मैंने पोरस बनाई है। पोरस मतलब इसके अंदर छोटे छोटे होल्स किए। यहां एक स्विच है, ऑन करूंगी तो बैटरी से करंट दौड़ जाएगा इसके अंदर। यहां क्या है, प्रेशर कंट्रोल करने के लिए प्रेशर पंप। अब सोचो हम क्या कर रहे हैं, आप और मैं क्या कर रहे हैं। 2 स्टेप्स मैं बताऊंगी, क्या किया, क्या नतीजा, क्या कंक्लूजन। तीसरे से आप शुरू हो जाओगे, आप ही लोगों से पूछेंगे, और हर साल होता है, बच्चे शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस फिल करी। कौन सी गैस फिल करी बच्चों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का मतलब इतना तो पढ़ के आए, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बॉन्डेड टुगेदर।
H2, हाइड्रोजन गैस के छोटे 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 मॉलिक्यूल्स भरे, बट आई मेड श्योर प्रेशर शुड बी वेरी लेस, वेरी वेरी लो प्रेशर. वाई आई मेड श्योर प्रेशर शुड बी वेरी लेस, ताकि गैस के मॉलिक्यूल्स पे कोई बंधन ना हो. देखो बच्चों, प्रेशर बढ़ता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, उनको पास आना पड़ता है. गैस को अच्छा लगेगा पास आना? नहीं. गैस का काम क्या है? डिफ्यूज, फैलना. अगर मैं यहाँ एक परफ्यूम की बोतल खोल दूं, विद इन 2 मिनट्स गैस परफ्यूम उस कोने तक होगी. इट इज गैस का नेचर. उसको फैलने ना देने के लिए क्लोज प्रेशर से ढक्कन लगा के बंद करते हैं, छोटा सा नोजल ओपन करते हैं. तो गैस का स्वभाव है फैलना. जब मैंने गैस के ऊपर से प्रेशर जो लगा रही थी वो हटा लिया, सपोज हाइड्रोजन गैस इस प्रेशर में, अब मैं क्या कर रही हूँ, प्रेशर हटाती गई हटाती गई हटाती गई, रिलीज करती गई, ढक्कन पूरा खोल दिया इस कमरे में. इस कमरे में ढक्कन पूरा खोल दिया, हाइड्रोजन गैस को कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरे में आराम से फैल रहा है, कोई पास नहीं आना. वेरी लो प्रेशर का मतलब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से इतना दूर हो कि उसको परवाह नहीं, उसके लगे अकेला राजा है वो इस जगह का. नो इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. वेरी लो प्रेशर का मतलब हाइड्रोजन गैस को बिंदास खुला घूमने दीजिए. फिर इधर से मैंने लगाया हाई वोल्टेज. ये आपके घर में क्या वोल्टेज आती है बिजली की? 220. कोई 260 भी बोल रहा है? नहीं, 220. पूरे शहर में आती है 11,000, 22,000. एक फैक्ट्री को भी चाहिए होती है तो 11,000. सारा 11 के मल्टीपल्स में होता है. जस्ट आई एम टेलिंग यू, ये सारे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है 11 के मल्टीपल्स में होता है. एनीवेज 220 वोल्ट आती है. कहीं आप देखोगे 440 भी है. 11 के मल्टीपल्स में वोल्टेज जाती है. आपके घर में 220 आ रहा है, मेरे पास यहाँ 220 आ रहा है. क्या क्या चल पा रहा है इस पे आप इमेजिन करो. बहुत ज़्यादा वोल्टेज है. कैन यू इमेजिन हाउ मच वोल्टेज आई हैव रिटन ओवर हियर? 10,000 वोल्ट की डीसी, डीसी माने सेल, बैटरी, डीसी सोर्स मैंने बैटरी का लगाया. तो अंदाजा लगाइए कितना तगड़ा सोर्स होगा, कितनी तगड़ी वोल्टेज दे रहे हैं. इतनी ज्यादा वोल्टेज, जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, प्रेस किया, स्विच ऑन हुआ, सर्किट कंप्लीट हुआ, ये बिजली यहां से दौड़ी. इतनी फास्ट, इतनी पावरफुल एनर्जी. एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. उसको कोई डिस्ट्रॉय तो कर ही नहीं सकता, ना कोई क्रिएट कर सकता. वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म ट्रांसफर होगी. ये सारी एनर्जी किसको ट्रांसफर होगी? सामने जो H2 मॉलिक्यूल पड़ेगा उसको. अब उस H2 मॉलिक्यूल का क्या होगा? अच्छा, आई मेड श्योर इसमें H2 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई एयर नहीं, कुछ नहीं. इतनी तगड़ी एनर्जी जब हाइड्रोजन गैस पे लगी, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल टूट गए होंगे. अब मैं तो यही अंदाजा लगा सकती हूँ. एनर्जी डिस्ट्रॉय तो नहीं होनी, कुछ ना कुछ तो उन्होंने इसको किया होगा. तो आप और मैं एक बड़े टेबल, एक रूम में ये सेटअप तैयार करे बैठे हैं. सेटअप समझ आ गया सबको? अब आपकी आंखें और मेरी आंखें एक चीज देखती हैं, ऑब्जर्वेशन. मैंने एनोड को पोरस बनाया और मैं क्या देखती हूं यहां पर, यहां बड़ी सरप्राइजिंग चीज मिली मेरे को. ट्यूब कांच की है, यहां पर ग्रीनिश ब्लू ग्लो मिला. ग्रीनिश ब्लू ग्लो का मतलब क्या है? कुछ ऐसी लाइट जिसमें ग्रीनिश ब्लू कलर, आई होप यू पीपल कैन इमेजिन, ग्रीनिश ब्लू ग्लो मिला. तो मेरी ऑब्जर्वेशन सबसे पहली स्विच ऑन करते ही, हम कर क्या रहे हैं? किसी एटम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं उसके अंदर क्या है. इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन गैस है, तो मुझे पता है इसके अंदर सिर्फ कौन है? हाइड्रोजन एटम. ज़्यादा से ज़्यादा टूट के हाइड्रोजन एटम बन गया होगा. एटम से छोटा तो कुछ होता ही नहीं. डाल्टन को तो भी मान ही रहे हैं हम तो साथ डिस्कस कर रहे हैं. तो मेरा ऑब्जर्वेशन क्या आया? मेरा ऑब्जर्वेशन आया ग्रीनिश ब्लू ग्लो, रोशनी, कुछ लाइट सी दिखी. इस ऑब्जर्वेशन से मैं कंक्लूड क्या करूं? मेरे को तो एक ही चीज में, कुछ दिखा तो है नहीं यहां से यहां, बट इतना पता है कि एनर्जी ट्रेवल करी और इधर ग्रीनिश ब्लू ग्लो मिला. तो मैं एक चीज समझ पाई, कंक्लूड करते हैं आपके साथ, पक्का कुछ इनविजिबल चीज तो है. इनविजिबल चीज को क्या बोलते होंगे उस जमाने में? चल आज के जमाने में क्या बोलते हैं? कुछ इनविजिबल. माइक्रोवेव में भी कुछ इनविजिबल है, खाना गर्म कर देता है. यहां भी कुछ इनविजिबल है, रोशनी आ रही है अब तक. क्या बोलते हैं इनविजिबल चीज को? रेडिएशंस. और कोई टर्म? सॉरी, वेव्स. और कुछ? रेडिएशन भी करेक्ट है, वेव्स भी करेक्ट है. और कुछ? पार्टिकल्स इनविजिबल. ओके, वो तो चलो अलग बात हो. और कुछ? ठीक है.
रेज। मैं जा रही हूं उस जमाने में जिस जमाने में रेडिएशन टर्म कॉइन नहीं हुई थी। अगली क्लास में रेडिएशन टर्म आएगी कुछ साल बाद की, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे। उस टाइम पे इनविजिबल चीज को उन्होंने क्या नाम दे दिया? कोई तो इनविजिबल रेज प्रोड्यूस हुई है फ्रॉम, कहां से प्रोड्यूस हुई है? कैथोड से एनोड तक कुछ तो इनविजिबल आया है जो मैं देख नहीं पा रही, लेकिन स्विच ऑन करते ही ग्लो इधर आया है और एनर्जी इधर से गई तो पक्का यहां है, मतलब कुछ तो यहां से चल के गया है। और खास बात, मैंने परफोरेशंस यहीं किए, छेद यहीं किए, तो जब छेद यहां किए तो इसके थ्रू गुजर के पीछे कांच पे वो चीज टकराई, ग्लो, और मुझे दिखाई दिया और धीरे धीरे ग्लो इतने में भर गया। तो क्लियर है कुछ तो इनविजिबल है, आगे मुझे पता नहीं, शायद एटम होगा, भगवान जाने क्या है, लेट्स सी। एक चीज समझ आई, एक एक्सपेरिमेंट। अब फिर हमने 2-3 दिन लगाए, दोबारा से ये सेटअप किया, फिर से सब कुछ सेम, वही हाइड्रोजन गैस उतने ही प्रेशर पे इसके अंदर फिल करी, राइट। ये है कैथोड, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड, नो परफोरेशंस दिस टाइम, राइट। बट नो परफोरेशन से काम चलेगा नहीं, अभी मैंने बनाई नहीं है, बट आपको फिर जब करनी होगी मैं बता दूंगी। फिर स्विच ऑन किया, सब कुछ सेम, ओनली हाइड्रोजन गैस, स्विच ऑन किया, फिर अंदर टूट फूट मची होगी, कोई कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती। अगर अब मैं यहां पर थोड़ी सी परफोरेशंस क्रिएट करूं फिर से, राइट, अब जो मेरी एनोड है उसमें छोटे छोटे मैं होल्स बना देती हूं, ठीक है। दिस, वो जो इनविजिबल चीज थी, ऐसे ही ग्रीनिश ब्लू ग्लो से तुम इनविजिबल चीज, रेज, पता नहीं चीज तो मैं बोल भी नहीं सकती, रेज बनाई जा रहे हो। कुछ सबूत लाओ, सिर्फ तुम्हारी हाइपोथेटिकल थ्योरी को तो कोई नहीं मानने वाला। तो अगला काम हमें लगा, भाई ग्रीनिश ब्लू ग्लो को पढ़ते हैं जरा, ये क्या है, कुछ तो है। तो जैसे ग्रीनिश ब्लू ग्लो की जो रेज थी उनको मैंने फिर परफोरेटेड एनोड से पास ऑन किया, और यहां अब के क्या लगाया है? जिंक सल्फाइड। ये फोटोग्राफिक प्लेट होती है, तो वो फोटोग्राफिक प्लेट होती है, फोटोग्राफिक प्लेट। अच्छा, आप हवा की फोटो खींचोगे कुछ आएगा? गैस की फोटो खींचोगे कुछ नहीं आएगा। जो ऑब्जेक्ट है, क्या होता है कैमरे का काम? आपने जैसे ही ऑन किया डिजिटल कैमरा, जैसे ही प्रेस किया ऑन को, शटर खुलता है। वो जैसे ही कैमरे का आगे का लेंस का शटर खुलता है, जिस ऑब्जेक्ट या जिस की फोटो खींची जा रही है उस पर लाइट पड़ती है, वो लाइट शटर के अंदर कैप्चर हो जाती है। अगर टोटल अंधेरा कर दो तो फोटो तो नहीं खींच सकते, शटर खुलता बंद होता रहे बेशक, नथिंग विल कम। तो यानी कि जैसे ही मैंने यहां से उन रेज को निकलने दिया, फोटोग्राफिक प्लेट पर छोटे छोटे स्किंटिलेशंस मिले, इफेक्ट मिले, कि जैसे फोटोग्राफिक प्लेट को छेड़ा गया, उस पर कोई इंप्रेशन आया है। फोटोग्राफिक प्लेट पे इंप्रेशन तभी आता है जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के वापस आती है। इट मीन्स कुछ तो था। फोटोग्राफिक प्लेट के जब स्किंटिलेशन आए, हमने वो सबमिट किए एविडेंस की तरह। फोटोग्राफिक प्लेट को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, एक मैटर अफेक्ट कर सकता है, यानी वो जो इनविजिबल था ना, तो किसी ने यहां बोला भी था जो मैंने उस वक्त इग्नोर किया, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। फिर फोटो सिर्फ पार्टिकल की आ सकती है, फोटोग्राफिक प्लेट पे सिर्फ कोई पार्टिकल है जो इंप्रेशन डाल सकता है। सो ये फोटोग्राफिक प्लेट एविडेंस के तौर पे डाली। तो बच्चों, ऑब्जर्वेशन क्या था इसका? व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? फोटोग्राफिक प्लेट गॉट अफेक्टेड। छोटे छोटे मुझको स्पॉट्स मिले, स्किंटिलेशन, कुछ ऐसे जैसे ग्लिटर सा दिखा उसके ऊपर कि कुछ तो है, छोटे छोटे मार्क्स मिले मुझे। इससे क्या कंक्लूजन निकाला? वो जो इनविजिबल रेज थी, क्या निकला? रेज आर, अभी आर कह रही हूँ कि हम रदरफोर्ड के साथ हैं, वर नहीं कह रही अभी मैं, हम अभी 2026 में नहीं आए हैं, ठीक है। रेज आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल पार्टिकल। कोई मैटर है, मटेरियल है, पार्टिकल है जो मेरी आंखें नहीं देख पा रही, बहुत छोटा होगा सर्टेनली, ठीक है जी। ये भी बहुत बढ़िया रहा। तो अगली स्लाइड से मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ, हमें यहाँ क्या दिख रहा है। ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन देखते हैं आप पकड़ते हो कि नहीं, ठीक है। चलिए,
अब आपने बचपन में वो फिरकी तो जरूर पेपर की चलाई होगी, फैन के आगे कर दो तो और तेज चलती है, ठीक है, नहीं हवा है तो फूंक मार मार के ही घुमा रहे हैं, बट वो पेपर व्हील, पैडल व्हील चलता है। तीसरा एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं, अब सबको पता है, बैटरी है, स्विच है, कैथोड है, एनोड है। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट का अगला ऑब्जर्वेशन है, तो मैं बिल्कुल सीक्वेंस में बता रही हूँ। एक पेपर का पैडल व्हील रखा बीच में, फिर स्विच ऑन किया, फिर से कुछ गया। अब हमको पता है यहाँ पे ग्रीनिश ब्लू ग्लोब, अब देखना बंद कर दिया, रोज रोज देख रहे हैं हम। माई क्लास विल टेल मी कंक्लूजन इफ आई टेल यू ऑब्जर्वेशन। पहले मैं ऑब्जर्वेशन बता दूं क्या हुआ था, फिर आप कंक्लूजन बताना। एंड आई विश आप बताएं, हर साल की प्रोग्रेस के हिसाब से कह रही हूँ, आई विश आप बताएं। जैसे ही स्विच ऑन किया घूम गई फिरकी। ऑब्जर्वेशन इज पैडल व्हील मूव्ड। लड़कियों, मैं उस दिन में हूं जिस दिन ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ये मेरा पैडल व्हील, और इसको हवा ने घुमा दिया। किसी चीज ने हिट किया, कोई फोर्स। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी 10th क्लास के बच्चे से फोर्स लगा हो तभी घुमा है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास, अगर मास जीरो तो फोर्स है नहीं, क्योंकि आपसे पूछा तो यही जाएगा ना, आपसे सिर्फ कंक्लूजन थोड़ी पूछेंगे। मास यानी मैटर है तो फोर्स था, मैटर टकराया होगा तब जाके तो ये घुमा होगा। तो पैडल व्हील के घूमने का मतलब, आप ब्लो कर रहे हो, अपने मुंह से ही ब्लो कर रहे हो हवा, तो क्या होगा? तभी तो घूमता है। सो आप जो पैडल व्हील का घूमना मतलब क्या है भाई? यहां से पक्का कोई पार्टिकल आ रहा है, उसका कुछ मास है, मैं देख तो नहीं पा रही, उसका कुछ मास है और उसकी वजह से पैडल व्हील रोटेट कर गया। ठीक है, ग्रीनिश ब्लू ग्लो वो सब है। तो कंक्लूजन क्या था बच्चों? पैडल व्हील का रोटेट कर पाना। पैडल व्हील रोटेट कर गया। ऑब्जर्वेशन, फोर्स है मतलब मास था, मास है मतलब मैटर था, पार्टिकल था। दीज रेज आर मेड अप ऑफ सम पार्टिकल हैविंग मास। पार्टिकल कहते हैं उसको है, बट टू बी वेरी प्रिसाइज हैविंग मास। अगले में मेरे ऑब्जर्वेशन के बाद फिर सोचिए कि हम कहां पहुंचे। ये हम पूरी टीम की तरह एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है? इतना क्लियर सबको? अब सिंस ही वॉज क्रिश्चियन, साइंटिस्ट वॉज क्रिश्चियन, उन्होंने क्या किया? एक मेटल का क्रॉस रखा, जो उनका होली साइन होता है। एक मेटल का क्रॉस रखा, उसी को एनोड बना दिया, उसी के साथ बैटरी का पॉजिटिव एंड अटैच किया और उसी को एनोड बना दिया। और यहां एक वाइट कलर की स्क्रीन लगा दी। स्विच ऑन, स्विच ऑन किया तो क्या हुआ? इसकी शेडो बनी। यहां पर मैं बना नहीं रही भाई, इतनी ड्राइंग मुझे नहीं आती। यहां पर इस मेटेलिक क्रॉस की शेडो बनी। शेडो क्यों बनती है? लाइट, क्या लाइट आई यहां से, मेरा हाथ और ये टॉर्च, यस, किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रक करे तो शेडो बनती है। अच्छा, सभी यही देखिएगा, कोई कॉपी में नहीं। लाइट आई और उसने यहाँ टॉर्च लिया, मैंने अंधेरा, थोड़ी सी रोशनी है, यहाँ टॉर्च लिया मैंने, मेरे हाथ पे लाइट गिराई। लाइट यहाँ स्ट्रक करने के बाद क्या करती है? अच्छा, और कुछ? रिफ्लेक्ट, कुछ बैक आया कहीं से, बाउंस बैक, वापस जाती है, इधर जाए इधर जाए इधर जाए, मतलब रिफ्लेक्ट इसी को कहते हैं हम। क्या लाइट ऐसा कर सकती है? हाथ से लाइट टकरा के क्या यूं जाके यूं जा सकती है? नहीं, तभी शेडो बनती है, क्योंकि इतने, आपने ठीक बोला, इतने हिस्से को रोक लिया लाइट को, रोका नहीं, रिफ्लेक्ट कर दिया, बाउंस बैक हो गया, इधर उधर चली गई लाइट, स्कैटर हो गई, बिखर गई। लेकिन इस हाथ के हिस्से से लाइट पीछे नहीं जा पाई। अब ये जो मैंने किया हाथों से, इसलिए एक शब्द दे दो, इसका मतलब यहां पर जो रेज थी वो फिल इन द ब्लैंक्स, और कुछ, वो ग्रीनिश ब्लू लाइट तो थी, हाँ ठीक है, और कुछ बिल्कुल सही, वो रिफ्लेक्ट टकरा के स्ट्रक कर गई, सारी बात तो इन रेज के,
यस, इसका मतलब ये जो इनविजिबल पार्टिकल्स की धारा, रे माने धारा, स्ट्रीम, इनविजिबल पार्टिकल्स की जो स्ट्रीम चल रही थी, ये भी लाइट की तरह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैन आई से दैट? तो फिर ऑब्जर्वेशन क्या हुआ यहां पर मेटल के क्रॉस की, ये आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़े कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगी जरूर इंफॉर्मेशन। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे मुझे पता इलेक्ट्रॉन कैसे आया, रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ भी गया तो साइंस में कोई बार तो है ही नहीं कहां तक पढ़ना है। देन कंक्लूजन क्या, मतलब ये वाली रेज, अभी तक मैंने रेज पकड़ा हुआ है, रेडिएशन नहीं, रेडिएशन अभी मैक्सवेल थ्योरी आएगी अगली क्लास में, वो देगी रेज का नाम रेडिएशन, गलती से भी रेडिएशन नहीं सोच लेना अभी, ठीक है। रेज, ये वाली रेज, अभी इन रेज का नामकरण भी करेंगे। रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कितना बड़ा कंक्लूजन निकाला। तो क्या मैं ये कह सकती हूं, एक एटम पे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर एटम ही थे अंदर, उस पे अगर मैं हाई पावर लगाऊं, हाई वोल्टेज अंडर लो प्रेशर, तो कुछ इनविजिबल रेज बनी जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स की थी। अभी तक तो पार्टिकल्स ही प्रूव कर रही हूं मैं इतनी देर से, और वो पार्टिकल्स की रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन मूविंग टुवर्ड्स एंड। अगर तुम लोग ये सोचो, ये है डिस्चार्ज ट्यूब, फोकस ऑन माय पेन नाउ, दिस इज डिस्चार्ज ट्यूब, ये वाला एंड कैथोड, ये वाला एंड एनोड, और इसके नीचे वो बैटरी शैटरी और पावर पंप लगा हुआ है, प्रेशर पंप लगा हुआ है। इसके अंदर वही सब कुछ हो रहा है जो पीछे दिखाया, ग्रीनिश ब्लू ग्लो कलर की रेडिएशन इसके अंदर जा रही है। अब मैंने इसके अक्रॉस मैं एक फील्ड लगाती हूं, जो लगाने के लिए मुझे कुछ तो मिल रहा है। इसके अक्रॉस में एक मैग्नेटिक फील्ड लगाती हूँ। अक्रॉस का मतलब मुझे नहीं पता कितने बच्चे समझते हैं, मैं तो नहीं समझती थी 11वीं में। मतलब अक्रॉस का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, इंग्लिश वाला अक्रॉस मेरे को पता है। अक्रॉस मतलब यहाँ पर, कि इस तरह से मैंने एक मैग्नेट लगा दी। कैन यू सी, ये मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ क्या है, अच्छा तुम इधर से देख रहे हो, सॉरी, यहाँ कैथोड, अगर तुम इधर से देख रहे हो तो ठीक है, यहाँ है कैथोड, यहाँ है एनोड, ग्रीनिश ब्लू ग्लो ट्रेवल कर रहा है। अब आपको ये भी पता चल गया, ग्रीनिश ब्लू ग्लो बोलना बंद करो, छोटे छोटे पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, परफेक्ट। ये क्या लगाया है मैंने, मैग्नेट। तो मैंने मैग्नेट एनोड से थोड़ा सा यहां पर कर दी मैंने, ये कैथोड है, ये एनोड है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड को इधर कर दिया। आई होप एवरीबडी इज एबल टू सी माई पेन। और एनोड ना इसके आगे यहां ला दी जहां मेरी फिंगर है, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड। एनोड को फिर परफोरेटेड बना दिया। तो मैं क्या देखती हूं, यहां से स्विच ऑन करते ही चलिए इनविजिबल पार्टिकल्स की स्ट्रीम, ग्रीनिश ब्लू ग्लो, और इट मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव पार्ट ऑफ मैग्नेट। यानी अगर मैं कहूं इस मैग्नेट में एक पार्ट पॉजिटिव था, एक पार्ट नेगेटिव था, तो थोड़ी देर बाद सारी रेज जो हैं वो पॉजिटिव पार्ट की तरफ अट्रैक्ट हो गई। सारी रेज बेंड किसकी तरफ हो गई, डिफ्लेक्ट किसकी तरफ हो गई, टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मेरी रेज थी बच्चों, बिल्कुल सही जी, बेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव पार्ट ऑफ मैग्नेट। और इसी तरह से अंडरस्टूड है। फिर इसके बाद अगला मैं करवा नहीं रही, करेंगे, खुद ही करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, दीज बेंड्स टुवर्ड पॉजिटिव पार्ट ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स व्हाट, द पार्टिकल्स मस्ट कैरी नेगेटिव चार्ज। यहां से कंक्लूजन मिला मेरे को, इन पार्टिकल्स पे पक्का नेगेटिव चार्ज है। अब नाम दे ही दें, जो डिस्कवरी थी, यहां पता चला कि ये जो रेज थी एक्चुअली दे वर मेड अप ऑफ सम टाइनी पार्टिकल्स नॉट विजिबल टू अनएडेड आइज, एंड दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। तो जी हमने आज बोला इस ट्यूब के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन ही तो था,
पक्का हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल पहले टूटा होगा, इतनी हाई वोल्टेज। उसके बाद क्या बने होंगे, हाइड्रोजन के एटम्स बने होंगे। एटम्स के अंदर से कुछ निकला है, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल था। डाल्टन तो यही कह के गया है। हम अभी डाल्टन के साथ बैठे, हमें तो रदरफोर्ड अभी आया ही नहीं, और 20-30 साल बाद आएगा। सो डाल्टन के हिसाब से तो सबसे छोटा एटम था। बट सर, एटम के अंदर से कुछ तो निकला है। आपने न्यूट्रल पार्टिकल एटम डाला हुआ था अंदर, इंश्योर किया था हमने सिर्फ हाइड्रोजन है, फिर वो इधर क्यों डिफ्लेक्ट हुआ? डिफ्लेक्ट हुआ है तो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है, एटम तो न्यूट्रल होता है। इसका मतलब एटम्स के अंदर से एक नेगेटिव पार्टिकल निकला, जिसको हम अब नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इससे पहले अगर इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज भी किया तो भूल जाना, बताया ही नहीं कहां से आया, ऐसे ही बोल दिया बस है। तो सोच के देखिए, एक साइंटिस्ट की लाइफ लगी है इसके पीछे। तो इलेक्ट्रॉन नाम का एक पार्टिकल है। हम भागे भागे गए, अरे इतना अच्छा पढ़ लिया हमने, आज हमें सब आ गया, लो जी हमारे को कंट्रीब्यूशन का अवार्ड दे दो, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया। तो सामने से इंटरनेशनल काउंसिल क्या मांगती है? एविडेंस। ऐसे कैसे तुम्हारी थ्योरी को मान ले? अगर तुम कह रहे हो पार्टिकल तो मास दो, अगर तुम कह रहे हो चार्ज है तो चार्ज की वैल्यू दो, तब तुमको हम फ्री करेंगे। तो जो लोग अभी नींद में हैं, तो चार्ज और मास देने के बाद तुमको फ्री करूंगी मैं। सो ये बात आई तो फिर वापस बैठी काउंसिल भाई, फिर टीम बैठी कि ऐसे कैसे, अब हमारा तो हो गया, 13 साल लगा दिए जिंदगी के, अब आगे और नहीं लगा सकते। तो आगे लोगों ने रिसर्च को कैरी ऑन किया। इस रिसर्च को कैरी ऑन करने से पहले सारी प्रॉपर्टीज को किसी ने लिस्ट किया, साइंटिस्ट की टीम ने लिस्ट किया कि जो ये रेज थी, अब इसका नाम भी देते बच्चों, रेज कौन सी इलेक्ट्रोड से पैदा हुई थी? कैथोड। इसीलिए इसका नामकरण अगर मैं करूं तो इसको बोला गया, भाई कुछ देना ही है तो चलो ये दे देते हैं, कैथोड रेज। इसका नाम दिया गया कैथोड रेज। कैथोड रेज में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है एवरीवन, मूव इन स्ट्रेट लाइन। ये जिस चीज पे गिर रही थी उसको गर्म कर रही थी, हीटिंग इफेक्ट था। इनमें एनर्जी है भाई, इतनी वोल्टेज लेके आ रही है रेज, एनर्जी डिस्ट्रॉय तो कर ही नहीं सकती, मेटल पे टकराएंगी तो गर्म तो करेंगे उसको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट। एक्स रेज, कितने लोगों को पता है आज तक एक्सरे किस किसने नहीं कराया है? तुमने कोई हड्डी उड्डी नहीं तोड़ी है, बाकी सबने एक्सरे का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। तो एक्सरेज क्या होती हैं? जब यही कैथोड रेज किसी मेटल पे टकराती है तो उसके अंदर से एक्सरे निकलती है। तो ये मेरे पास कैथोड रे की पढ़ाई थी, सब नॉलेज आई, सब कुछ आया। लास्ट थिंग फॉर टुडे, ऐसे कैसे मान ले तुमने जो पढ़ाया जो बताया सबूत के तौर पे डेटा होता है। जो कहानी मैंने तुमको सुनाई, तुम्हें मजा आ गया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ के आए, नहीं मानेंगे जब तक तुम मेरे को इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास दोगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज देने का काम किया एक एक्सपेरिमेंट R.A. मुलिकन, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये आखिरी क्लास में पढ़ाऊंगी। क्या था, एक दिन में इतना कुछ नहीं, इसके लायक बनने में आपको टाइम लगेगा। 15 मिनट का एक्सपेरिमेंट है। लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर विल बी मुलिकन ऑयल ड्रॉप, क्योंकि वो सिर्फ जेई एडवांस में है, ना नीट वालों को पढ़ना, ना जेई मेंस को, ना स्कूल को। किसी एक साइंटिस्ट ने आके, मुलिकन ने आके मुझको इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया। क्या सबको ये याद रहेगा आज के बाद? ये नोट होना है अब आपकी कॉपी में। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन लेके हम अगली क्लास में जाएंगे। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और किसी ने, जे थॉमसन ने, चार्ज बाय मास का भी वैल्यू दे दी। मैं देखूं मेरी क्लास का कैलकुलेशन, ऑल ऑफ यू। अगर तुमको चार्ज बाय मास रेशो, चार्ज का सिंबल ई है एवरीवन, चार्ज बाय मास रेशो दे रखा है और चार्ज दे रखा है, यहां पे चार्ज पुट करके मास निकालो। आई वांट टू चेक, निकालिए अपनी कॉपी में। ई बाय एम मतलब मैं लिख देती हूं जिनको समझ ना आया, एंड आई वांट टू चेक। ये है चार्ज और ये है मास। किसी ने पहले ही मेरे को चार्ज और मास का रेशो दे दिया, और साइंटिस्ट R.A. मुलिकन ने मेरे को इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दिया। क्या मेरी क्लास मास निकाल के दे सकती है? कैलकुलेट, फिर मैं करूंगी, पहले आप करिए कैलकुलेट। ममता देखना किसी को 10 की पावर्स में दिक्कत हो रही हो तो।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.602, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन चल जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाय 1.76 इंटू 10⁻11। 1.6 और 1.7 तक कर लो, मतलब इन दोनों डिजिट को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन पे आएगा, आई नो, बट 1.09 यार 1.6 को तुम 1.7 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग तो आ नहीं सकता, नीचे बड़ा है 0.9 समथिंग आएगा। कितना आया? 0.9 के बाद एक डिजिट और दो। 11th क्लास और 10th क्लास में एक और खतरनाक फर्क, दूसरी डिजिट देनी पड़ेगी 91। अभी मैं यहाँ रुकती हूँ, देखती हूँ, चलो बाकी लोग करो, सबको साथ लेके चलेंगे भाई। आपका ये आ रहा है, आपको 9.1 करना, ये डेसिमल एक डिजिट खिसकाना है तो नीचे 10 आ जाएगा, राइट? तो उसकी वजह से 10 की पावर -1। ऑलरेडी आप क्या 10 की पावर लेके चल रहे हैं, मेरे को देखना है वो कैसे हैंडल होता है। तो ये तो समस्या है कि किसी ने E/m लाके कैसे दिया होगा, किसी ने E कैसे लाके दिया होगा, दे दिया भाई, तो तुम मास तो निकाल सकते हो ना। सोचना 10 की पावर -31, यूनिट देखो केजी के ग्राम, SI यूनिट है ना केजी। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम है, नेग्लिजिबल मास है। आगे इलेक्ट्रॉन का मास सबके पास कैलकुलेट हो गया। अच्छा, अगर मैं आज ये बात मान लूं कि तुमने 10th में आता है कुछ, प्रोटॉन पता है सबको? क्या पता है प्रोटॉन के बारे में? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, भारी के हल्का, देन इलेक्ट्रॉन भारी। देखना इसी टेबल में प्रोटॉन का मास 10 की पावर्स में कमाल देखना है मुझको। आई वॉन्ट टू चेक, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज की बात आई तो सेम इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन चार्ज। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एवरीवन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन पास पास ले आई, व्हाट इज द चार्ज? 0, क्योंकि जितना माइनस में चार्ज है उतना ही प्लस में चार्ज है, तो न्यूट्रल हो जाएगा। 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, मोरल बूस्ट कर रही हूँ, तगड़ा क्वेश्चन स्लिप कर दूंगी, ध्यान से। 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज न्यूट्रल। 10 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, कितना? -1। जब दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, दुनिया का सबसे छोटा चार्ज ये, तो इतना औखा क्यों रखना? इसको साइंटिस्ट ने कहा भाई साइंस इज अबाउट सिंप्लीफिकेशन, वरना ये बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, साइंस लेगा ही नहीं कोई, और साइंटिस्ट चाहिए मेरे को, तो लेट्स सिंप्लीफाई। हमने इस चार्ज को स्टैंडर्ड क्या बना दिया? सबसे छोटे को 1 कर दो, राइट? अगर मैंने 1 फिक्स कर दिया, इतने को 1 फुट कहेंगे, तो तुम्हारी हाइट उस हिसाब से मेजर हो रही है। मैंने इतने को 1 फुट करा होता तो आज हर कोई 11 फुट का होता, राइट? ये तो मेजरमेंट का स्केल है, मैं क्या बनाऊं? तो मैंने एक स्केल बना लिया दुनिया के सबसे छोटे चार्ज को। लेट्स स्टे अवे फ्रॉम दीज पावर्स और दीज डेसिमल्स, मेक इट सिंपल। क्या कर दूं? -1। तब से ये बात चल पड़ी भाई इलेक्ट्रॉन का -1 चार्ज है। अब 11th में कोई पूछे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चौड़े होके बोलेंगे -1, प्लीज नहीं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, बट फॉर कन्वीनियंस वी असाइन इट -1। ये स्केल बना लिया मैंने। तो अगर 11 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, +1। 13 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन, +3। समझ पा रहे हैं एवरीवन? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में न्यूट्रलाइज हो सकते हैं। न्यूट्रॉन नाम का भी एक पार्टिकल हुआ। अगली क्लास में अगर आप चाहेंगे तो मैं प्रोटॉन की डिस्कवरी भी पढ़ाऊंगी, मेरी तो इच्छा है पढ़ाने की, देखते हैं। सिलेबस में नहीं है, नॉलेज के लिए। प्रोटॉन की भी डिस्कवरी बिल्कुल कैथोड रेस जैसी है, बट एनीवेज न्यूट्रॉन क्या रहा? तीसरा एक एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्लास में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो सिलेबस में है, वो कराऊंगी। कैसे किसी को सपना आया है कि एक ऐसा पार्टिकल भी है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, वो सपना चैडविक साइंटिस्ट ने देखा था, वो अगली क्लास में उनका सपना देखने वाले, उनकी कहानी सुनने वाले। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, हाउ ही वॉज एबल टू मैनेज बिना देखे। तो दिस इज न्यूट्रॉन का चार्ज। मास में सबसे हैवी कौन है? 10। इधर को मैं छोड़ भी दूं, देखो भी ना इसको,
पर 10 की पावर -31 और 10 की पावर -27 में कौन बड़ा? -27। कितने गुना, कितने जीरो? वो 4 और 3 की लड़ाई बाद में देखते हैं, बट चलो 4 मान लेती हूँ अभी। अगर इसको नहीं देख रहे, ये ना एक एक की बराबरी ये कर देगा, 9 और 1, 10 वाला फर्क हो गया तो 1 0 ये भी बन जाता है। बट एनीवेज एटलीस्ट 1000 का फर्क तो है। वैसे बता दूं एग्जैक्टली नेक्स्ट क्लास में देखोगे 1840 टाइम्स, 1840 गुना हैवी है प्रोटॉन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ये सब अभी आएगा डीपीपी में नेक्स्ट क्लास में। आज तो सिर्फ आपका इंट्रो तैयार कर रही हूँ। वो रेज, ऐसा नहीं है कि रेज नहीं है, रेज भी हैं और रेडिएशंस भी हैं। साउंड के साथ कभी रेडिएशन वर्ड नहीं जोड़ता कोई। देख लेना लेमैन, आम आदमी की भाषा में कभी साउंड रेडिएशंस नहीं बोलते। बोलते हैं तो अब तुम करेक्ट करोगे। रेडिएशन वो रेज हैं जो एनर्जी कैरी कर रही हैं, पेनिट्रेट होके तुम्हारे को एनर्जी देंगी। अंदर सेल में टूट फूट मचनी है, कुछ तो नुकसान होगा। एनर्जी डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकती आपकी बॉडी, एब्जॉर्ब ही करेंगी सेल। जहां एनर्जी की जरूरत नहीं है वहां तुम एनर्जी दोगे, हीट प्रोड्यूस होगी। अब सन से हीट आती है, टैन नहीं होते आप। यस, नो, फर्स्ट में आया ग्रीनिश ब्लू, सेकंड में मैंने ग्रीनिश ब्लू को तो ध्यान ही नहीं दिया, मैंने तो जस्ट बोला। सेकंड में फोटोग्राफिक प्लेट पे स्किंटिलेशंस आए, स्पॉट्स आए। वो स्पॉट्स मैंने ग्रीन कलर के इसीलिए बना दिए कि बच्चा रिलेट कर सके। इसी ग्रीनिश ब्लू ग्लो को मैंने एक मैटर की तरफ ले जाया कि फोटोग्राफिक प्लेट पे कोई चीज अफेक्ट कर रही है तो इट कैन नॉट बी रेज, इट कैन बी समथिंग मटेरियल, मैटर, जिसका मास फिर बाद में निकला। तो यहां पर मैंने ग्रीन कलर जस्ट इसीलिए रिलेट कर दिया कि ये वही ग्रीनिश ब्लू ग्लो था। ये तो एक बकायदा प्लेट लगती है फोटोग्राफी की, इतनी बड़ी मेटल की प्लेट जिसमें जिंक सल्फाइड की कोटिंग होती है। उस जिंक सल्फाइड पे छोटे छोटे स्पॉट्स ग्रीनिश ब्लू नहीं आए थे, स्पॉट्स तो आते हैं ब्लैक। अफेक्ट हुई है फोटोग्राफिक प्लेट, मैंने ग्रीनिश ब्लू बना दिए ताकि आप रिलेट कर सको। ठीक है, एनीवन? यस, बिल्कुल, वो तो सेट ही हो चुकी पहले में, बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं। नहीं, अगर मान लो पैडल व्हील पे तो कोई चार्ज नहीं है, ये इधर घूमा, मैंने घूमने की डायरेक्शन भी तुमको यही दी, एम आई राइट? इससे तुम चार्ज कैसे पता लगाओगे? राइट, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये टर्मिनल्स पता है, लेकिन घूमने का मतलब आप ये कैसे कह सकते हो? अच्छा, इधर डायरेक्शन में घूमा है तो शायद रिपेल हुआ होगा, वो तो फिर पैडल व्हील पे नेगेटिव चार्ज होता। पैडल व्हील पे तो कोई चार्ज ही नहीं दे रही मैं नहीं अंदाजा लगा सकती। मैं सिर्फ इसके घूमने की डायरेक्शन से एक बात पता लगा पाई, पक्का। रेदर आपका सवाल ये होना था मैम ये इधर से इधर जा रही है, सिर्फ ग्रीनिश ब्लू ग्लो से पता लगा? नहीं, ठीक है, ग्रीनिश ब्लू ग्लो से तो पता लगा, कंफर्म इससे हो गया पैडल व्हील से कि जा ही इधर से इधर रही है, बट इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं है जो मैं रिपल्शन दे सकूं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू फाइंड पैडल व्हील का चार्ज। नाउ इफ आई चेंज गैस, अगर मैं गैस चेंज करती हूं फ्रॉम हाइड्रोजन टू से नाइट्रोजन और हीलियम और xenon, any gas, every observation is same, right? What I find, every observation is same। बहुत सही नोट पे क्लास एंड होगी। हर ऑब्जर्वेशन सेम है मतलब हर कंक्लूजन सेम। ओके, उसका मतलब क्या? बोलो। यस, बहुत बढ़िया आया, जहां से भी आया, अभी मेरे को नाम नहीं याद हुए। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। और कुछ? यस, इलेक्ट्रॉन इज अ यूनिवर्सल पार्टिकल। हर एटम का नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, यूनिवर्सल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन हीलियम का है, xenon का है, हाइड्रोजन का है, नाइट्रोजन का है, उसका मास वही रहेगा,
9.3 इंटू 10 की पावर -31, उसका चार्ज वही रहेगा -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। इट इज यूनिवर्सल। गैस बदली, सब बदल बदल के देख लिया, मुझे इससे ये पता चलता है इलेक्ट्रॉन इज अ यूनिवर्सल पार्टिकल। कुछ सवाल आपका था?